हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नया टॉपिक RPWT एक्ट 2016। तो आज हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर इस एक्ट की आवश्यकता क्यों हुई और इसमें क्या क्या नए नए प्रावधान किए गए। क्योंकि हम लोगों के पास पहले से एक एक्ट था, PWT एक्ट 1995। तो वह एक्ट भी पूर्ण अधिकारों के संरक्षण की बात करता था। तो फिर हमें ये अधिकारिता एक्ट जो है RPWT एक्ट, आर का अर्थ है कि राइट्स, जो दिव्यांगों के लिए राइट्स की बात करता है। ये ऐसा अधिकार आधारित अधिनियम है। तो हम बात करेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई, या एक्ट क्यों आया। तो इस एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि यह एक्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो UNCRPD के जो दिव्यांगजनों के अधिकारों पर जो भी उसके अभिसमय को अंगीकृत किया गया, उस पर एक हस्ताक्षर करता हमारा भारत देश भी है। तो जो भी अधिनियम थे, जो भी अधिकार थे दिव्यांगों के लिए, उन अधिकारों को कोई भी पुराना एक्ट उनका पालन नहीं करता था। इसलिए हमें आवश्यकता हुई एक नए एक्ट की। तो यह एक्ट सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत तैयार किया गया मसौदा, जो दिसंबर 2016 को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, दोनों के द्वारा पास कर दिया गया। जो 2014 से यह मामला राज्यसभा में लंबित था। फिर 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा ने इसको पारित किया और 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने पारित किया। तो यह कानून, जो नया कानून था, यह कानून न केवल दिव्यांगजनों के अधिकारों की बात करता था, बल्कि यह संतोषजनक तरीके से समाज में उनके सशक्तिकरण और सच्चे समावेश को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र भी प्रदान करेगा। इसलिए इस नए एक्ट को लाने की आवश्यकता हुई और इस एक्ट ने PWD एक्ट को रिप्लेस कर दिया। और यह कार्य में तो 2017 में ही आया, परंतु यह 30 दिसंबर 2016 को एक एक्ट के रूप में बन चुका था। अब हम प्रावधानों की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से नए प्रावधान थे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रावधान तो ये था कि ये विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था जो अब तक किसी भी एक्ट में नहीं था। और इस विधेयक के अनुसार एक और था कि जिला 2 प्रकार के संरक्षण करता, जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति थे, तो उनके लिए जो संरक्षक होते हैं, वो ऐसे संरक्षक होंगे जो 2 तरह के होंगे। जैसे एक है पूर्ण संरक्षक और दूसरा है अभिभावक। ऐसे अभिभावक जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए सलाह किए बिना उसकी तरफ से फैसले करेंगे और किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ उनकी विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो भी ऐसे व्यक्ति होते थे जो मानसिक रूप से अक्षम होते थे, उनके लिए ऐसा प्रावधान किया गया कि उनके संरक्षक उनकी तरफ से फैसले ले सकेंगे। तो यह एक प्रावधान इसमें किया गया। और दूसरा था कि विकलांग व्यक्तियों से, अर्थात दिव्यांग व्यक्तियों की से उनकी निजी स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी और ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो विकलांगता के साथ जीवन यापन कर रहे लोगों का ख्याल रखें और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनके कल्याण के लिए जरूरी कदम उठाए। सरकार ऐसे कदम उठाए जो दिव्यांग लोगों को अव्यूज और नुकसान से बचाने में मदद करे। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अव्यूज और जो भी उनसे जो भी उनसे भेदभाव करेगा या उनका अपमान करेगा, उनको 6 महीने की जेल होगी। अगर कोई व्यक्ति बार बार वह अपराध करता है तो उसे 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है, या फिर यह जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसमें एक और बात कही गई कि जो भी सार्वजनिक और सरकारी इमारतों में जो भी दिव्यांगों के लिए है, वो है कि इमारतों में बाधा रहित इन्वायरमेंट हो। और इसमें क्या था कि 4% आरक्षण दिया गया और 21 तरह की दिव्यांगता को ऐड किया गया, जो पहले एक्ट में 7 प्रकार की थी। पहले केवल ये था कि विकलांगता को परिभाषित किया गया था। हालांकि वो अधिकार अधिनियम भी दिव्यांग व्यक्तियों के पूर्ण अधिकारों की बात करता था, लेकिन यह एक्ट पूर्णतः दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की ही बात करता है। इसी के अनुसार कुछ योजनाएं भी चलाई गई, जैसे कि सुगम्य भारत अभियान,
ये कानून लागू होने से पहले ही इस अभियान की शुरुआत हुई थी। और अब तो एक और भी है, सुगम्य पुस्तकालय अभियान। इस अभियान में ये था कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके अनुसार पुस्तकालय हो, उसमें जो भी ब्लाइंड हैं, जो भी मूक बधिर बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग मटेरियल हो, जैसे रिकॉर्डिंग मटेरियल और ब्रेल लिप्स के द्वारा जो भी पुस्तकें होती हैं, ई लर्निंग मटेरियल, उसमें सुगम्य पुस्तकालय में सभी उपलब्ध होगा। और सुगम्य भारत अभियान में ये होगा कि जो भी दिव्यांगों के लिए जो भी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है, जो भी यातायात के साधन है उनमें दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा। तो यह अधिनियम पूर्णतः समाज में पूर्ण प्रभावी भागीदारी और मानवीय भेदभाव को समाप्त करके अवसर की समानता पर जोर देता है। आप इसके प्रावधान देखिए, इसमें ये फ्री एजुकेशन की बात करता है। फ्री एजुकेशन 6 से 18 साल के लिए, 6 से 18 वर्ष के जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन। और यहाँ पर क्या है, दिव्यांगों के लिए स्पेशल कोर्ट की बात करता है। इसमें यही प्रावधान किए गए कि एक जिला में एक स्पेशल कोर्ट हो। जो भी व्यक्ति अब्यूज का प्रयोग करेगा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, उनको तुरंत जेल में डाला जाएगा। ऐसा प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया। और इसमें आरक्षण जो है 3% से बढ़कर 4% कर दिया गया। और डिसेबिलिटी जो पहले 7 थी वो अब 21 प्रकार की हो गई। तो इनमें डिसेबिलिटी है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लिप्रेसी कोड, हेयरिंग इम्पायरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्मिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कोरोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसंस डिसीज। तो इसमें जो मेन जो डिसेबिलिटी है वो 3 तरह की डिसेबिलिटी तो ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित है। हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल डिसीज, ये जो 3 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, ये ब्लड से रिलेटेड विकार हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो भी ये बीमारियां हैं, इनको हम कैटेगरी में करके, जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं इनको हम कैटेगरी में करके देख सकते हैं कि जैसे सेरेब्रल पॉल्सी जो है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो होती है, ये एक मस्तिष्क पक्षाघात है। ये भी दिमाग को इंजर्ड करता है। ऑटिज्म जो भी स्पेक्ट्रम है, ये भी एक तरह से क्या होता है कि बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, मस्तिष्क नहीं सही रहता है। और जो मानसिक मंदता है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ये भी मस्तिष्क से संबंधित दिव्यांगताएं हैं। तो ये जो भी ये 4 जो हैं, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन, ये 4 जो हैं ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली विकलांगताएं हैं या दिव्यांगता हैं। और 2 जो हैं वो हमारी बुद्धि से संबंधित दिव्यांगताएं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये हमारी सीखने समझने की, तार्किक करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो ये 3 तरह से, एक तरह से हमने डिवाइड किया इनको। बाकी जो भी हैं वो ऐसे ही कुछ तो हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं कुछ मस्कुलर्स को प्रभावित करती हैं और कुछ जो है मांसपेशियों को, हड्डियों को प्रभावित करती हैं। ऐसी डिसऑर्डर हैं। तो अगर हम इनको कैटेगराइज करके देखें कि कितनी दिव्यांगताएं किन किन शरीर के अंगों को प्रभावित करती हैं, तो इस आधार पर हम इनको आसानी से समझ सकते हैं।